नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। इंडिया अलायंस को लेकर चर्चाएं महाराष्ट्र में गर्मा गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा हरियाणा में कई सीटों की डिमांड के बाद वहां पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया, लेकिन उसका बदला अब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में निकालने की तैयारी कर रही है, लेने की तैयारी कर रही है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में जहां पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस और उद्धव गुट यानी कि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से आपस में अभी समीकरण नहीं बन पाए हैं। शरद पवार की पार्टी की डिमांड अलग है, लेकिन उसी बीच अच्छी खासी सीटों की डिमांड समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में की जा रही है। पेच कहां फंस रहा है? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिन जिन सीटों पर पहले उद्धव गुट यानी कि उद्धव जो है वो ताल ठोक रहे थे कि ये वो सीटें जहां पर हमारे वोट हैं, हमें वो सीट दे दी जाए चुनाव लड़ने के लिए, उन्हीं तमाम सीटों पर कांग्रेस भी अपने दावे ठोक रही थी। और इसी बीच में अब एंट्री हो गई है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे 12 सीटें चाहिए जहां पर मैं अपने प्रत्याशी उतारूंगा और वहां पर हमारी जीत जो है वो निश्चित है। अब आगे हम बात करेंगे। सहयोगी रोहन जुड़ चुके हैं। रोहन भी है, लेकिन एक चीज और है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है महाराष्ट्र में, वो सीटें जो अबू आजमी के प्रभाव की वजह से अब तक समाजवादी पार्टी कई बार से जीतती आई है, वहां पर कल अबू आजमी ने कहा कि अब तक हम 2 सीटों पर थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि 7-8 सीटें हमारी यहां से जीत कर निकले। लेकिन चुनौती यह है कि जहां जहां एआईएमआईएम डेंट मारती थी इंडिया अलायंस को, वहां पर समाजवादी पार्टी का साथ में आना, क्या ये वाकई में इंडिया अलायंस एआईएमआईएम को कमजोर करने के लिए अखिलेश को मौका दे सकती है या नहीं? देखिए संजय, पिछले एक हफ्ते से अखिलेश यादव महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जहां जहां उन्होंने रैलियां की हैं, उनमें 2 सीटों का जिक्र कर लेना बहुत अहम है। वो है मालेगांव जो नासिक के अंदर आती है, और एक है धुले सीट जहां से प्रत्याशी उतार भी दिया गया है। और दोनों सीटें महाराष्ट्र में खासकर एआईएमआईएम का गढ़ मानी जाती रही है। तो एक तरह से ओवैसी की टेंशन तो अखिलेश बढ़ा ही रहे हैं, प्लस रैलियां जो कर रहे हैं, तो अपने साथ यूपी के कैराना सीट से सांसद इकरा हसन को उनकी हर रैली में उनके साथ खड़ा होते हुए देखा जा चुका है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप देखिए, अबू आजमी मुंबई में सपा के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, तो बड़े मुस्लिम चेहरे तो हैं ही, लेकिन इकरा हसन की पॉपुलैरिटी जो युवाओं के बीच है, मुस्लिमों के बीच जो है, जो भाषण देती है, तो पीछे एक लंबी चौड़ी मतलब बड़ी संख्या में लोगों को देखा जाता है। तो अपने आप में उस इकरा जो फैक्टर है, उसके चलते सपा को कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलते देखा जा रहा है। लेकिन अपने आप में आप देख लें संजय कि महाराष्ट्र का समीकरण बिल्कुल अलग है। यहाँ एक तो पहली बात कि हरियाणा में बहुत बुरी हार के बाद कांग्रेस अब इंडिया अलायंस के अंदर सीनियर से जूनियर की भूमिका में आ चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे प्रेशर बना रहे हैं, शरद पवार की एनसीपी प्रेशर बना रही है सीटों को लेकर, अब सपा भी प्रेशर बना। अच्छा, एक बात और, एक तो जैसा कि कभी कहा कि हरियाणा में चुनाव के बाद कांग्रेस जो है वो टेंशन में तो आई गई है, अब महाराष्ट्र में भी उसका असर देखने को मिला। जो पहले ये कहा गया, कई जितने भी एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की हार हो चुकी है तो इसका असर महाराष्ट्र में भी दिखेगा। और यही मेरे ख्याल से अब उद्धव गुट और जो भी तमाम पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, अब ये सोच रहे होंगे कि अगर हरियाणा बचा नहीं पाई जहां पर कांग्रेस जीत रही थी, अगर महाराष्ट्र में भी उनको अधिक सीटें दे दी जाएंगी तो क्या पता यहाँ पर भी नुकसान नहीं। लेकिन एक बड़ा नुकसान ये है, देखिए लोकसभा चुनाव तो बीत गए, जाहिर सी बात है कांग्रेस को पता है कि 5 साल बाद अब जो कुछ होना है, चुनाव तो हार चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाया या फिर अखिलेश यादव को सीटें नहीं दी गई, तो आने वाले चुनाव में जो 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही यूपी में लड़ना है, वो कांग्रेस के लिए वहां मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कांग्रेस के सामने चूंकि सपा यहां पर बड़े भाई की भूमिका में होगी। दूसरा यह है कि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि यही एक मौका है जब एक तरह से राष्ट्रीयकरण किया जाए पार्टी का और हर राज्यों में पहुंचा जाए। 5-7-8 सीटें जो औरंगाबाद, जो कि अब संभाजीनगर हो चुका है, इसके अलावा मुंबई में जहां से अबू आजमी जीतते हैं, वो पूरा जो स्लम एरिया है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अगर एआईएमआईएम को साइड लाइन कर सकते हैं, और जैसा कि इकरा हसन की बात कर रहे हैं, उनके पॉपुलैरिटी के आधार पर वहां से सीटें निकालने में कामयाब है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि शरद पवार को ये वोट जाता है, और शरद पवार कभी नहीं चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी यूपी से आकर महाराष्ट्र में उनके गढ़ में कहीं से भी सेंधमारी कर सके। ऐसा नहीं है। आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां सपा का इससे पहले कोई जनाधार नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में सपा पहले से स्ट्रांग है। 2009 के चुनाव में सपा 4 सीट जीत कर आई थी। 2014 में हालांकि ग्राफ गिरा था, 1 सीटों पर आ गई थी सपा। 2019 में फिर से 2 सीटें जीत कर आई सपा, और मुंबई की सीटों पर लड़ाई काफी ज्यादा है। नहीं, मुंबई जिस इलाके हम बोल रहे हैं वहां सिर्फ अबू आजमी का प्रभाव था, लेकिन सवाल ये, मैंने कहा ना कि ये वोट बैंक सीधे तौर पर कांग्रेस और शरद पवार का है। शरद पवार और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर सपा को एंट्री देती है, तो सपा का जो इमेज थोड़ा सा मुस्लिम समुदाय को लेकर है, वो इन दोनों पार्टियों से थोड़ा कहा जाए कि मजबूत है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्लिम वोट जो है शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में जो लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उससे यही जो आकलन हमने किया,
उसके मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स जो है उनका कांग्रेस और एनसीपी से मोहभंग होते हुए दिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं असंतुष्टि नजर आ रही है। ओवैसी तो है वहां पे, ओवैसी तो है, तो कह तो रहे हैं हम साथ में आने को तैयार है। तो ओवैसी साथ में आने को तैयार है, लेकिन अखिलेश ने दावा ठोक दिया ना, 12 सीटों पर दावा ठोका है और एमवीए की बैठक के बीच 4 सीटों पर तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो यही सबसे बड़ा अपने आप में मैसेज है कि कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में खास करके अखिलेश यादव को दबा पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। पर ये है कि जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं हलचल, वो हालिया में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि वहां पर अभी हमने देखा था किस तरीके से जो शरद पवार की पार्टी है उन्होंने आंकड़े जो है अपने पक्ष में किए, उनको भी सीट अच्छी खासी वहां पर मिली। उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, अभी भी लोग जो है हमारे पक्ष में है, जो थोड़ा बहुत वो इमोशनल कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की, उसका सपोर्ट सचिन, लेकिन एक फैक्टर यहाँ बहुत बड़ा है। हाँ। अखिलेश यादव मुझे लगता है और अबू आजमी इस बात को समझ गए कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी ये बहुत बड़ा सेंटिमेंट मुसलमानों में पैदा करेगा। अगर ये वोट किसी एक पार्टी को जाता है तो जाहिर सी बात है वो पार्टी, उस पार्टी की सीटें कन्वर्ट होंगी। अभी तो वहां से उनके बेटे जिशान जो सिद्दीकी हैं वो है कांग्रेस से, अभी खबर ये भी सामने आई कि वहां पर भी उद्धव गुट जो है अपना दावा ठोक रही है कि ये सीट भी हमको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। सवाल यही है कि वो सिर्फ एक सीट पर बाबा सिद्दीकी का असर नहीं पड़ेगा, ये ध्रुवीकरण वो तो उस इलाके में कई सीटें ऐसी जहां पर फर्क पड़ेगा। और धारावी की सीट, धारावी में काफी अच्छा उनका प्रभाव था। और अपने आप में ये बड़ी बात है कि मुस्लिम मतदाता जो है 12% करीब मुस्लिम मतदाता जो है वो महाराष्ट्र की करीब, मैं पढ़ रहा था 40 से 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका में। तो अपने आप में अखिलेश यादव प्लॉटिंग करके उतरे हैं महाराष्ट्र में। और अगर कांग्रेस राशि नहीं भी होते, देखिए कांग्रेस की मंशा यही है, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी महाराष्ट्र की 13 सीटों के साथ। तो इस बार भी कांग्रेस वही है, छोटे भाई की भूमिका में नहीं आना चाहती है कहीं ना कहीं, भले ही हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ज्यादा सीटें अपने ही साथ रखना चाहती है, इसीलिए मामला फंसता दिख रहा है। मेरा ये अनुमान है कि जो कुछ भी, देखिए हरियाणा के लिहाज से लोग अब आगे अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस की क्या भूमिका महाराष्ट्र में होने वाली है। मुझको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो आखिर में देखिएगा मान जाएगी कि कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम इतनी सीटों पर लड़े तो हम इतनी सीटों पर ही लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इंडिया अलायंस क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया, और अगर इंडिया अलायंस में अभी भी दिक्कतें होंगी खासतौर पर सीट के बंटवारे को लेकर, तो उनकी इमेज को डैमेज पहुंचेगा और लोग जो है फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो ढूंढना शुरू करेंगे, जिसके बाद अच्छा मुझे लगता है कि शायद नहीं, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक चीज और है, असल में कांग्रेस की भूमिका वहां पर किसी ऐसे पॉइंट पर नहीं है जहां से बीजेपी कांग्रेस सीधा किया जाए। वहां पर मुकाबला ही बीजेपी वर्सेस शिवसेना होगा। और चाहे शरद पवार, चूंकि अब 2 धड़े में बढ़ चुके हैं, शरद पवार पहले जैसे रहे नहीं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी जितनी सीटें निकली थी वो तो कहिए कि अलायंस बना था जिसकी वजह से सरकार में आगे बढ़ना, उतनी सीटें वो एक बहुमत या उस तरीके से आधार नहीं दिखता, जनाधार नहीं दिख रहा। ऐसे में अगर समझदारी यही होगी, शिवसेना की तरफ से क्या दावा किया जाता, कितनी सीटें दी जाती है, शरद पवार भी चाहेंगे कि जो पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां वो साथ में आए, और कांग्रेस भी ये चाहेगी। हालांकि सरकार बनाने की स्थिति आती कि नहीं आती बात की बात है, लेकिन ये जरूर है कि समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। इन सब में सबसे बड़ा पेच यही फंसेगा कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि अपने वोट को लेकर, या फिर ये कहा जाए कि शिवसेना इसको कैसे बैलेंस करती है। हाँ देखिए ना, महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। आज भी कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग चल रही है, लेकिन अपने आप में महायुति में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी करीब 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, और शिवसेना शिंदे गुट को 78 सीटें और अजित पवार गुट को भी 55 के करीब सीटें मिलने की संभावना है। तो अपने आप में जिस तरह से एनडीए खेमा में समन्वय जो बैठाने की कोशिश है, अपने आप में जिस तरह से बातचीत करके सब हल निकाला जा रहा है, वो अपने आप में दिख रहा है। लेकिन इंडिया, अच्छा ये बताइए जरा, शरद पवार की स्थिति क्या है अभी? शरद पवार की स्थिति अभी भी मजबूत स्थिति में है वो, और भले ही मजबूत पिछले चुनाव के हिसाब से देखा जाए मजबूत, या फिर अजीत पवार अब टेक ओवर करते दिख रहे और ये वोट बैंक सरकेगा उधर? अजीत पवार टेक ओवर करते दिख रहे हैं, ऐसा कहना अभी सही नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा अजीत पवार की पार्टी को महज 6 सीटों पे, नॉट रॉन्ग 6 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है, और शरद पवार की पार्टी लोकसभा चुनाव में भी काफी स्ट्रॉन्ग रही है, अच्छा प्रदर्शन उसने किया है। तो शरद पवार को हल्के में लेना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तो सही नहीं है, और अजीत पवार के साथ कहीं ना कहीं एनसीपी के वोटर्स। तो सपा की 12 सीटों की दावेदारी जायज है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि सपा की अहम भूमिका रही है यूपी में भी 37 सीटों पर जो जीत नहीं, महाराष्ट्र के हिसाब से, महाराष्ट्र में क्योंकि जनाधार रहा है महाराष्ट्र में। अंजित वो जब मुलायम सिंह यादव थे उस दौर की बात है। अखिलेश यादव के बाद पार्टी अखिलेश के नाम पर वहां वोट नहीं मिला, बल्कि अबू आजमी, या कहा जाए कि जो सपोर्ट मिलता रहा है मुस्लिम समुदाय को, उस आधार पर अखिलेश इस बार मजबूत हुए हैं।
इस मजबूती का अखिलेश को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा फायदा, बिल्कुल। हरियाणा में जो गलती कांग्रेस ने की, अगर महाराष्ट्र में वो गलती करती है, अखिलेश अकेले भी लड़ेंगे ना, सपा अगर अकेले भी लड़ेगी तो भी फायदा काफी मिलने वाला है और डेंट पहुंचेगा इंडिया अलायंस को। तो कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि ये रिस्क लेना चाहेगी कभी भी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल सही। लेकिन संजय एक और चीज, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, 99 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में जो खींचतान चल रहा है, तो ये लिस्ट आ गई है। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और 52 बीजेपी अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र के, उनको कामठी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अशोक चौहान की बेटी को भी टिकट मिला है। तो ये अपने आप में बड़े नाम है। करीब 11 नए चेहरों को मौका दिया है बीजेपी ने और 15 कुछ कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों को भी मौका मिला है। बिल्कुल मौका मिला है। अशोक चौहान उसी में, बिल्कुल उनकी बेटी को टिकट मिला है और 15 महिलाओं को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। खासतौर पर जातीय समीकरण की बात करें, सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, तो बीजेपी ने उसका भी खास ध्यान रखा है। अब बाकी जो लिस्ट है उसमें देखने वाली बात होगी कि आने वाले समीकरण क्या होते हैं, क्या बनते हैं। ये नहीं, समीकरण तो सही है, लेकिन अब एमवीए में क्या होता है, सीट कैसे बांटी जाती, ये बड़ी चुनौती है। सपा 12 सीटें ले लेगी तो शरद पवार को क्या मिलेगा? शरद पवार अगर कुछ सीटें लेते हैं तो फिर कांग्रेस को क्या मिलेगा? और उद्धव गुट ये जानता है कि इस बार जो डिवाइड पार्टी हुई है, इसके अलावा जिस तरीके से पार्टी के नेता जेल में गए, उसका फायदा सहानुभूति के तौर पर जरूर मिलेगा। मराठा आरक्षण का मसला हो, शिवाजी का मसला हो, कई चीजों को लेकर इस बार शिवसेना उद्धव गुट मजबूत होने की उम्मीद लगाकर बैठा है, तो वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना भी चाहेगा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ हाल ही में मीटिंग की थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा भी था, निर्देश भी दिया था, 3 अहम निर्देश दिए थे कि गठबंधन को लेकर जो भी फैसला होगा, जो सीटों को लेकर जो भी फैसला होगा, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस आला कमान करेगा। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आप देख लें, पिछले कई दिनों से उनके जो रवैया है, जो उनका संजय राउत से बहसबाजी हो गई, खींचतान हो गया, तो अपने आप में आला कमान जो सेंट्रल लीडरशिप की जो बातें हैं उसको फॉलो करने की जब ये आता है, तो कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप ज्यादा हावी तो संजय राउत तो कह भी दिए थे कि यहाँ के लोगों के बस की बात नहीं है सीट को लेकर समीकरण बनाना, हम आला कमान से बात करेंगे। और हरियाणा में भी कांग्रेस से वही गलती हुई, हुड्डा फैक्टर ज्यादा हावी पड़ गया, इसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ा। और महाराष्ट्र में भी वही दिख रहा है, नाना पटोले जो फैक्टर है वो सेंट्रल लीडरशिप पर ज्यादा हावी पड़ते दिख रहे हैं, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को महाराष्ट्र में झेलना पड़ सकता है। खैर, अब कांग्रेस की परिस्थितियां क्या है वहां पर ये जब वोट पड़ेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत पिछली बार भी बहुत अच्छी कंडीशन में रही थी कांग्रेस पार्टी। हाँ, ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक थोड़ा माहौल बदला है, लेकिन ऐसा भी नहीं। हरियाणा अगर भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, जहां पर सेंटिमेंट बिल्कुल नेगेटिव था, तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगाने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये तमाम जो चेहरे हैं, अखिलेश हो, राहुल हो, या फिर उद्धव गुट की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे हो, अगर एक साथ सियासी मैसेज देने में सफल हो जाते हैं शरद पवार के साथ कि हम साथ हैं, तो ये जरूर है कि बाजी टक्कर की होने वाली है। संजय एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हरियाणा इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन हमने एक एनालिसिस किया था जिसकी बात कोई नहीं कर रहा था। बीजेपी के साथ दलित वोटर्स क्यों गए, खासतौर पर गैर जाट वोटर्स हरियाणा में। हमने इसका एनालिसिस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST कोटा में नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण देने की जो बात की थी, जो बीजेपी ने अब उसको लागू कर दिया है हरियाणा में। SC/ST में नॉन क्रीमी लेयर वाली बात जो थी, बीजेपी ने, हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है। और बीजेपी के नेताओं ने तब इसको प्रपोज भी किया था। बिल्कुल प्रपोज भी किया था। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति अब साफ तौर पर सामने आने लगी है, दलितों को अपने साथ लाने की। तो महाराष्ट्र में भी अब बीजेपी अगर ऐसा करती है तो इसका फायदा जरूर तो एनडीए को काफी मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी रणनीतिक तौर पर हर एक दाव पेच आजमाना चाहती है और महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से चूकना नहीं चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर जो सत्ता में होता है, समझिए देश के दूसरे सबसे बड़ी, यानी आर्थिक राजधानी में पहले तौर पर होती है, लेकिन सबसे मजबूत राज्य के तौर पर काउंट होता है। और यहाँ जो मैसेज जाएगा वो आने वाले वक्त में यूपी पर भी प्रभाव पड़ेगा, दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा और मोदी टर्म को और आगे ले जाने के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा। इसीलिए बीजेपी यहाँ पुरजोर कोशिश करेगी। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया अलायंस और MVA में जो समीकरण बैठेंगे वो कैसे बैठते हैं, सीटों को लेकर अपने हिसाब से डिमांड की जा रही है, क्या सबको सेटिस्फाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। धन्यवाद आप सभी का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।